आज मैं गोविंद सिंह भाटिया कक्षा 10वीं डी का छात्र अपने मित्रों के साथ आपके समक्ष पाठ तंतारा वामीरो जो कि लीलाधर मंडोलई द्वारा रचित है की एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस नाटिका में मैं सूत्रधार का अभिनय करूँगा। तो चलिए अब मैं आपको इस नाटिका के पात्रों से परिचय करवाता हूँ। मेरा नाम सहेजनूर सिंह है जो सूत्रधार का अभिनय करेगा। नमस्कार, मैं सुनीति हंस वामेरो का अभिनय करूंगी। इस नाटिका में मैं सूत्रधार का अभिनय करूंगा। इस नाटिका में मैं नमन सूत्रधार का अभिनय कर रहा हूँ। सुप्रभात, मैं पलक शर्मा वामेरो की माँ का अभिनय करूंगी। मेरा नाम यशस्वी है, मैं इस नाटक में तंतारा का अभिनय कर रहा हूँ। तो चलिए अब नाट्य प्रस्तुति आरंभ करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप लिटिल अंडमान है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह आरंभ हो जाता है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है जो कि लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने के पीछे एक प्रसिद्ध लोक कथा है। तो चलिए उस लोक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सदियों पूर्व जब कार निकोबार और लिटिल अंडमान आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था जिसमें एक शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम तंतारा था। वह एक नेक व्यक्ति था। वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। दूसरे गांवों में पर्व त्योहारों पर उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर पर सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य है। वह अपनी तलवार को अपने से कभी जुदा नहीं करता था। एक शाम को तंतारा दिन भर की कठोर मेहनत के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। तंतारा बेचैन मन से उसी दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार तंतारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह नहीं पता था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगाकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। तंतारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, अरे तुम कौन हो और तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तंतारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच सच बताओ, तुम हो कौन? तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, हे भगवान, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही गीत अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। तुम्हें गाँव के नियम मालूम नहीं है क्या? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में पहली बार इतना विचलित हुआ हूँ। मेरी चेतना लुप्त सी हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। मेरा नाम वामेरो है। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है।
कल भी आओगे ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्य मनसकता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम तंतारा है। मैं कल भी तुम्हारी इस चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। बाट जोड़ूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उससे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। इस झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसी कल्पना में वह बहुत अद्भुत और साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उससे सम्मुख एक अलग रूप में आया। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आचंत रहित एक ठंडा और उबाऊ का दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था और साथ में रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती के उसी समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आकांक्षा भी जाग उठी कि अगर वामिरो न आए तो। वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ाता। सहसा नारियल की झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बहा रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को कुछ शक से सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निभेशक ताकते रहे। बस भीतर संपर्ण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का। दोनों का संबंध असंभव था। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा की देखते ही वह फूटकर रोने लगी। तंतारा बेढाल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची हो जा रही थी। तंतारा किंकरव्यमुट था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। निर्लज बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे रीति रिवाजों का ज्ञान ही नहीं है? तुम दोनों जानते हो कि तुम दोनों एक गाँव में नहीं रहते, फिर भी तुमने मेरी बेटी से ही प्रेम किया। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम्हें इतनी बार समझाने की कोशिश पर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, और जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें लाज शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हें बड़ों का आदर करना ही नहीं आता।
उसको सारे गांव वालों की दृष्टि में ये बड़ा ही अपमानहीन लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए। गांव वाले भी तंतारा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि ये कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार के मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक तलवार खींच गई वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े बंटने लगी हो। गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना भी न की थी। वह सहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ तंतारा थी, दूसरी तरफ वामीरो। तंतारा जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी। उधर वामीरो थी, पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उससे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पहुंच गया कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वहाँ हर समय तंतारा की खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से विलग ही हो गई। आज ना तो तंतारा है ना ही वामीरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद निकोबारी भी दूसरे गांवों में वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज बदलाव के लिए त्याग मांगता है। जो अपना सर्वस्व संसार के लिए निछावर कर देते हैं, संसार उन्हें हमेशा याद रखता है। जिस प्रकार तंतारा वामीरो का त्याग अमर है।